हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम ट्वेल्थ क्लास की जो एनसीईआरटी की हिंदी की बुक है उसके अंदर जो चैप्टर आए हुए हैं गद्य खंड के अंदर उनको आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। मेरे इस चैनल पर मैंने 11th क्लास की जो हिंदी की बुक है उसके जो गद्य खंड के जो चैप्टर्स हैं उनकी जो एकदम अच्छे से समझाते हुए जो वीडियो होती है उसको मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप 11th क्लास में हो या फिर आप कोई भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर 11th क्लास की एनसीईआरटी की हिंदी की बुक का सिलेबस लगा हुआ है तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हो। मैंने हर तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर भी मैं जितना हो सके अच्छे से चैप्टर को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर आप बीएड में हो या फिर आप कोई टाट टेट जो भी टीचर के लिए एग्जाम्स होती हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि मैं उसी नज़रिए से आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे ये जो चैप्टर है ये 12th क्लास की जो बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 10 है, महादेवी वर्मा जी का, ठीक है। उसको हम इसके अंदर समझने वाले हैं। और जो चैप्टर का नाम है वो है भक्तिन। भक्तिन करके चैप्टर है और ये गद्य खंड के अंदर आता है। और अगर इसकी हम विधा की बात करें, ठीक है, ये किस तरह का मतलब ये जो चैप्टर लिखा गया है इसकी विधा क्या है, इसका साहित्य का प्रकार क्या है, तो ये है ना संस्मरण या फिर रेखा चित्र के अंदर आता है, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले खासकर हिंदी के अंदर या फिर कोई भी जो लैंग्वेज रहती है तो उसके अंदर राइटर जो होता है उसकी उसका परिचय दिया हुआ होता है। तो हम भी जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर जो भी उनके राइटर हैं, जो भी उनके कवि हैं, ठीक है, उनका एक छोटा सा परिचय देखेंगे। चाहे आप कोई भी क्लास में हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चैप्टर को लिखने वाला जो व्यक्ति है उसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो भक्ति चैप्टर है इनकी जो लेखिका हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। इनका जन्म 1907 में फरुखाबाद यूपी के अंदर हुआ था, ठीक है। और इनकी हम प्रमुख रचनाओं की बात करें, अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो दीप शिखा, ठीक है, यामा। यामा तो इनका काव्य संग्रह है। ये इन्होंने हर चीज लिखी है, ठीक है, मतलब कविताएं भी लिखी हैं और इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखे हैं, संस्मरण चित्र भी लिखे हैं, इवन कहानियां भी कुछ लिखी हैं इन्होंने, ठीक है। तो इनका काव्य संग्रह अगर पूछा जाए तो यामा करके इनका काव्य संग्रह है। संग्रह फिर श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संक्लिप्ता, भारत संस्कृति के स्वर, ये सब इनके निबंध संग्रह हैं, ठीक है। और संस्मरण और रेखा चित्र के जो इनके ग्रंथ हैं, किताबें हैं, वो हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, है ना, पथ के साथी, ये किसकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये महादेवी जी की रचनाएं हैं। और ये क्या है, इनका विधा क्या है, ठीक है। तो ये संस्मरण और रेखा चित्र है, ये आपको याद रखना है। मेरा परिवार भी इनका ये संस्मरण और रेखा चित्र है, ठीक है। और इनको क्या सम्मान मिले हैं, तो यामा संग्रह जो संग्रह जो था इनका काव्य संग्रह, उसको लेकर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और उत्तर प्रदेश की जो हिंदी संस्थान है उसमें भारत भारती पुरस्कार और पद्म भूषण भी इनको मिला है। 1987 में इनका निधन हो गया था। ये इनके बारे में कुछ चीजें दी हुई हैं, आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, उतना जरूरी नहीं है। चलिए, अब ये चैप्टर के बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसको रीड करके फिर हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो चैप्टर में क्या है उसका एक हल्का सा समरी दिया है। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। यानी जो भक्तिन है ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ठीक है। उनको उनके जीवन में देखो, संस्मरणात्मक जो रेखा चित्र होता है वो क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होता है, जो राइटर है, उसके जीवन में तरह तरह की घटनाएं घटती हैं, ठीक है। वो तरह तरह के लोगों से मिलता है, तरह तरह के अनुभव प्राप्त करता है। तो उन अनुभवों को, है ना, वो शब्दों के माध्यम से, अपनी लिखावट के माध्यम से, चित्र तो नहीं बनाता है पर शब्द चित्र जैसा कुछ बना देता है वो, ठीक है। एक पूरा का पूरा उसका खाका खींच देता है उस व्यक्ति का, उस घटना का, ठीक है। तो वही संस्मरणात्मक रेखा चित्र माना जाता है। तो स्मृति की रेखाएं जो इनका जो संग्रह है उसके अंदर भक्ति नाम का जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। इसमें महादेवी जी ने अपने सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृ सत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही, ठीक है। तो ये जो भक्तिन है, इस जो लेखिका है उनकी यहाँ पर सेविका का काम कर चुकी है, ठीक है, सेविका थी वो।
और तो वो एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प कैरेक्टर है भक्तिन। महादेवी जी जो थी उनके जीवन का ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ऐसा है। और और ये महादेवी वर्मा जी की यहाँ पर काम शुरू करने से पहले वो किस तरह का संघर्ष भरा, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जी चुकी है, ठीक है, भक्तिन। और उसने किस तरह से पितृ सत्तात्मक जो मान्यताएं थी, ठीक है, और वो जो समाज था उसके बीच में इनकी जो ये जो भक्तिन थी इसकी लड़कियां होंगी, ठीक है, तो उस समय के समाज में वो भी पितृ सत्तात्मक जो समाज था उसके बीच में किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया है भक्तिन ने, कैसे अपनी बेटियों की हक की लड़ाई लड़ी है, उस सब चीजों का इसके अंदर वर्णन मिलता है हमें। और इसमें हर कैसे हार कर कैसे जिंदगी राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंची, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थितियों के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रछन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रता इस पाठ को परिस्थितिवश अखड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो महादेवी जी इस तरह के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे उनके बारे में लिखा, ठीक है। और भक्तिन के माध्यम से वो महिलाओं की स्थितियों को या फिर महिला किस तरह से अपना जीवन जीती है, ठीक है, महिला का जो अस्मिता जो है उसको दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के माध्यम से वो एक प्रयास किया गया है। चलिए, तो चैप्टर अब हम शुरू करते हैं। मैं रीडिंग भी करता जाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे उनको अंडरलाइन भी करता जाऊंगा, और ज़्यादातर हर जगह पर क्या कहानी चल रही है, क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, उस सब चीज़ों के बारे में हम समझते चलेंगे। तो छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर वो जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे संबंध में प्रश्न कर बैठता है तो वो पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम बचे का बताई ये अहे 50 बरिस से संग रहित हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शुरुआत में तो है ना भक्तिन किस तरह से दिखती थी उसके बारे में चर्चा है। छोटा कद था, दुबला शरीर था, ठीक है, पतले होठ थे, ठीक है, सब कुछ पतली पतला था इसका। मतलब नॉर्मल ही व्यक्ति साधारण ही मतलब शारीरिक रूप से साधारण ही दिखती थी, ये बस हमें ध्यान रखना। मे भी अगर एमसीक्यू बनाए ये लोग कि जो भक्तिन थी उसका कद मोटा था, ठीक है, मतलब बड़ा था कद, दिखने में बहुत ज़्यादा मोटी थी, है ना, और बड़े बड़े होठ थे, तो ये सारे के सारे गलत चीज़ हैं, है ना, इस तरह से याद रखना। और वो जब आई थी तो एकदम उसके मतलब एक दृढ़ संकल्प लेके आई थी कि भाई वो अच्छा जीवन जिएगी, है ना। पर यहाँ पर लेखिका बोली है कि जब भी उससे कोई पूछता है कि भाई तुम यहाँ कब से हो या फिर यहाँ कब आई, इस सब चीज़ से रिलेटेड कोई पूछता है तो वो अपनी भाषा में जवाब देती है कि यहाँ हम 50 साल से इनके साथ रह रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी काम कम ना करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष असंभव आयु का भार क्यों ना ढूंढना पड़े, ठीक है। तो कोई भी जब भक्तिन से पूछता था कि भाई तुम यहाँ कब से रह रहे हो तो वो खुद बता देते कि हम तो 50 साल से हैं। और इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो लेखिका जो है वो तो 75 की वह है ना 75 साल की हो जाएंगी और वो 100 साल की आयु भी पार कर जाएगी भक्तिन, ठीक है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। और लेखिका यहाँ पर ये भी एक चीज बात कहना चाह रही है कि भक्तिन जो है वो ये चाहती है कि ना जो लेखिका हैं उनकी उम्र बढ़ती ही चली जाए, ठीक है, उनकी उम्र बढ़ती रहे जिससे वो उनके साथ जिए, ठीक है, आराम से जीतती रहे वो। तो लेखिका यही कहना चाह रही है कि अगर भक्तिन का वश चले, ठीक है, उसका कंट्रोल हो तो वो तो मुझे 100 150 साल 200 साल जीने की दुआएं करती है मेरी। तो सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, नाम है लक्ष्मण, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि भाई किसकी कन्या है, तो अनाम धन्या गोपालिका की कन्या थी, है ना, भक्तिन। अच्छा, भक्तिन का जो रियल नाम है वो लक्ष्मण है अर्थात लक्ष्मी, ठीक है, ये बात भी अपने को याद रखना है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो याद रखना कि भाई किसकी कन्या थी और इसका नाम क्या था।
पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वाह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकती। ठीक है। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। ठीक है। यहाँ पर कुछ नाम से रिलेटेड लेखिका अपने विचार प्रस्तुत कर रही है कि व्यक्ति जो नाम रखता है उसका जीवन उसका पूरा विरोधाभास ही होता है। ठीक है। और यहाँ पर लक्ष्मी जो जो भक्तिन है वो भी उससे अलग नहीं है, उसका भी नाम है लक्ष्मी। ठीक है। परंतु लक्ष्मी की कृपा उस पर थोड़ी भी नहीं है, इसलिए पता उससे जब कोई बात उसका नाम भी पूछता है, ठीक है, तो वो लक्ष्मी नाम नहीं बताती है बल्कि भक्तिन बताती है, मतलब दूसरा नाम बताती है, क्योंकि वो अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का प्रयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग कर अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी जिससे जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया तब वह भक्ति जैसे कवतहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई भक्तिन ने अपना जो रियल नाम था वो किसको बताया था, तो महादेवी वर्मा जी को ही बताया था। कब बताया था, तो जब वो काम करने के लिए आई थी, है ना, तभी ईमानदारी दिखाने के लिए बस अपना पहली बार ये नाम बताया था, और एक रिक्वेस्ट ये की थी कि आप हो सके तो अब ये नाम मुझे इस नाम से मत पुकारना और ना किसी को बताना है आपको। ठीक है। और एक आप ही कोई उपनाम दे दो। और यहाँ पे फिर लेखिका बोलती हैं कि अगर उपनाम रखने की कला में वह माहिर होती तो सबसे पहले वो खुद का कुछ नया नाम रखती है। यहाँ पर मतलब महादेवी वर्मा जी अपने नाम को लेकर बोल रही है कि मुझे उन्हें उनका नाम पसंद नहीं है। ठीक है। वो चाहती हैं कि उनका कोई नया नाम हो, महादेवी। ओके, महादेवी। ठीक है। पर फिर भी महादेवी वर्मा जी को नाम रखना था, उपनाम रखना था, तो भक्तिन के गले में जो कंठी माला थी उसको देखकर उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, भक्ति रख दिया। ठीक है। भक्त होगी किसी न किसी चीज, किसी न किसी भगवान की भक्त होंगी, तो उसको उसके आधार पर रख दिया। बाकी मेन कारण आप याद रखना कि कंठी माला को देखकर जो महादेवी वर्मा जी ने उसका नाम ये रख दिया। ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो भक्तिन के जीवन का अतिव्रत बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या असंतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधु बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना पागे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। ठीक है। तो कहाँ शादी कर दी गई थी, हड़िया गांव के अंदर इनकी शादी हुई थी। वो भी 5 साल की उम्र में ही वो लोग कर दी गई थी शादी। 5 साल क्या साल होती है। और 9 वर्ष युवती का गोना देकर, ठीक है, और 9 वर्ष में इसको विदा कर दिया गया था। तो किस तरह का समाज था उस टाइम पे, तो ये याद रखना। ठीक है। कि जो भक्तिन है उसका शादी सुमेरा कठिन हुआ ऐतिहासिक झुंसी में गांव पे से देख सुरमा की। तो 5 वर्ष की उम्र में ही उसका है ना शादी ब्याह शुरू हो गया हड़िया नाव के गांव के अंदर। तो 9 वर्ष में ही उसका गोना कर दिया गया था। बस इतना याद रखना। फिर पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणातंक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। ओके। पिता का उस पर अगाध प्रेम, और ये मतलब ये भी याद रखना है अपने को कि ये जो भक्तिन थी उनको उनके पिता बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। और विमाता, ये शायद विमाता सौतेली माँ होगी, है ना। तो इसने जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है भक्तिन की, तो भक्तिन को उसके पिता की मृत्यु के बारे में तुरंत ना बताकर बहुत ज्यादा समय हो जाता है। ठीक है। और टाइम बीत जाता है, उसके बाद वह बताती है। फिर रोने पिटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जाकर देखे आवे, यही कहकर वह पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मी अब आई की अस्पष्ट
पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ढेल ले गईं। ठीक है, तो पर है ना, जो भक्तिन की जो सास थी, उसने पहले तो नहीं बताया, जब उसके पिता मर गए थे तब नहीं बताया, पर समय बीतने के बाद जस्ट ऐसे ही कुछ बहाने से कि चलो जाओ, तुम बहुत टाइम से अपने मायके नहीं गई हो, होकर आ जाओ, तो वो भेज देती है वहां पर। और जब वो वहां पर जाती है तो उसे पता चलता है कि ऐसे ऐसे पिता की मृत्यु हो गई है। तो उसकी जो माता रहती है, जो सौतेली माता रहती है, वो इस घटना पे कि तू इतना लेट आई है, तेरा पिता मर गया, तो बहुत उल्टा सीधा सुनाती है उसको। हम्म। पर वहां ना पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों से ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के सिर विषयों को मर्म व्यथा व्यक्त की। ठीक है, तो जो भक्तिन है वो अपने मायके में जाके, तो वो विमाता अपना जो मायका था वहां, उसे जब वो चीज सब पता चलती है कि उसकी जो विमाता है वो कितनी बेकार व्यक्ति है, तो वहां से तो वो जैसे तैसे बिना पानी पिए ही वापस आ जाती है। फिर वहां से जो गुस्सा लेकर आई थी, वो सारा गुस्सा वो अपने ससुराल में जाके अपनी जो सास है उसके ऊपर उतार देती है और अपने पति को गहने फेंक फेंक के मारकर पूरा का पूरा उसके अंदर का जो मर्म व्यथा थी वो सारी की सारी व्यक्त कर देती है। ठीक है, ये बढ़िया किया इसमें। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। अब ये देखो, ये शुरुआत का जो हमने अभी तक का पढ़ा, ये इसके जीवन का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, क्या क्या हुआ कि वो शादी हो गई, ठीक है, शादी जल्दी उम्र में हो गई, पिता मर गए, ना सास ने बताया ना मायके में जो माँ थी उसने बताया, जह तह दोनों जगह से लड़के वो शायद रफा दफा हो जाएगी, है ना, गाँव भी अपना मायका भी छोड़ देगी, ससुराल भी छोड़ देगी। ये इसके जीवन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब दूसरा परिच्छेद। ठीक है, मतलब इसके लाइफ की अब सेकंड फेज शुरू हो रहा है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक रहा। हाँ, जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के दो संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिछाकर उपेक्षा प्रकट की। ठीक है, तो जो लड़कियां हुई उनका जो रंग है वो गेहुआ है, गेहुआ और बटिया जैसे मुख वाली, ठीक है, बटिया जैसा मुख है उनका, ऐसी दो कन्याओं को जन्म दिया, दो कन्याओं को जन्म दिया। तो उसकी जो जिठानी थी, सास और जो जिठानी थी, ठीक है, वो उपेक्षा करने लगी। अब वही ये सोचो, उस टाइम का जिस तरह का समाज था, वो लड़कियों के जन्म को लेकर कोई ज्यादा खुश नहीं होता था। ठीक है, ये खुद अब सोच के देखो, लड़कियों के जन्म पर कौन उपेक्षा कर रहा है, मतलब कौन ताना देने वाला है, जो लड़कियां खुद हैं। ठीक है, सास है और जिठानी है, वो खुद भी एक गर्ल है, और वो किसको किसके जन्म पर ताना मार रही है, दो लड़कियों के जन्म होने पर। ठीक है, तो कहते नहीं, एक अजीब सी बात है कि लड़की ही लड़की की दुश्मन है। ओके, उचित भी था क्योंकि सास तीन तीन कमाऊं वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जेठानियां, है ना, काक भुसंडी जैसे काले लालों को क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। अब मतलब ये था कि सास के तीन तीन, मतलब ये जो इसकी भक्ति की सास थी उसके तीन लड़के थे। ठीक है, और जो जेठानी थी उसने भी, है ना, एकदम काक भुसंडी जैसे काले काले लड़के पैदा किए थे। ठीक है, तो अब जब घर में इस तरह का माहौल है कि लड़के लड़के पैदा किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर भक्तिन प्यारी सी लड़कियों को जन्म दे देगी तो फिर सोच लो उसका क्या होगा। मतलब वही यहाँ पर बताया जा रहा है, वही लेखिका यहाँ पर कहना चाह रही है कि अब भक्तिन की यहाँ पर किस तरह की परिस्थिति होगी। जेठानियों को बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पड़ती। जेठानी अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओढ़ते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुंघरी चबाती। ठीक है, मतलब ओवरऑल यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो सासी और जो जेठानी थी, है ना, इसके जो बच्चे थे वो भाई दूध पी रहे हैं और धूल उड़ा रहे हैं, ठीक है, और खूब मजे कर रहे हैं अपने जीवन में। परंतु ये जो भक्तिन थी उसकी जो बच्चियां थी, ठीक है, वो बेचारी मेहनत कर रही हैं, और अंत में उनको खाने में क्या मिल रहा है, सूखी रोटी मिल रही है, चने बाजरे मिल रहे हैं, घुघरी मिल रही है, बस ये कर रही है वो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि भाई जो भक्तिन थी उसकी लड़कियां का क्या हाल रहता था, ठीक है, वो क्या खाती थी, वो क्या करती थी, तो आप बता सकते हो यहाँ पर। तो इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी कि जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल
जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। सारी चुगली चबाई की परिणति उसकी पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती और उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं उठवाई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलग क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसके गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। ठीक है। अलग गोजा जो होता है ना, अलग गोजा, ठीक है, ये वो होता है जो घर में छुट्टा छिड़ा हो जाता है, मतलब बंटवारा। ठीक है, भाई भाई में जो बंटवारा हो जाता है उसको अलगोजा कहा जाता है। प्रेमचंद की एक कहानी है पूरी इसके ऊपर, अलगोजा करके ही कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना ये बताया जा रहा है कि जो भक्तिन थी उसके जो पति थे वो अच्छे थे, और जो जेठानियां, सास जेठानियां थी, उसके जो पति थे वो बहुत बेकार थे, बहुत मारते भी थे, परंतु भक्तिन का जो पति था वो उसने आज तक कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया था। दोनों बहुत मिलके चलते थे। ठीक है, और पति का इतना सपोर्ट होने की वजह से ही भक्तिन ने पूरे घर का बंटवारा करवा दिया था, अलग रहती थी, खुद के खेत खलियान थे, खूब दोनों मेहनत करते थे। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई दो कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। ठीक है, तो बड़ी लड़की की शादी करने के बाद पति जो था भक्तिन का, उसकी मृत्यु हो जाती है, और जब मृत्यु होती है ना, तो उस टाइम पे भक्तिन की उम्र 29 वर्ष की पत्नी पर, है ना, 29 वर्ष थी उस टाइम पे। याद रखना है अपने को कि पूछ सकते हैं फैक्ट बेस में कि जब भक्तिन का पति मरा था तो उस टाइम पे उसकी उम्र कितनी थी, तो 29 साल थी, और उस टाइम पे बड़ी बेटी की शादी कर दी थी। जब वो मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ भी अधिक रही होगी, और वो जो मरा था तो कितनी की उम्र में मरा था, 36 की उम्र में मरा था। ठीक है, ये उसका जो पति था वो 36 की उम्र का था उस टाइम पे। और पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्ति सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई है तब क्या परमात्मा के वहाँ वे भी ना बूढ़ा बूढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ ना कहना उनका घोर अपमान है। ठीक है, तो सोच रही है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो वो भी ऊपर गए होंगे, तो वो भी अभी तक बूढ़े हो ही गए होंगे, इसलिए वो उन्हें बुढ़ऊ ही कहती थी। हाँ तो भक्तिन के हरे भरे हाँ तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी तजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठौत के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। इन सबकी प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयऊ दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्ति ने इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न होए, हमार मन कुसाई तो हम दूसरा के जाब नहीं, तो तुम्हार बच्चे की छाती पे होगा भुजब, और राज कर्म समझे रहो। ठीक है, तो देखो एक चीज है यहाँ पर, पति मर गया है, और हमने ऊपर अभी पैराग्राफ में पढ़ा कि भक्तिन के पास ठीक ठाक खेत खलियान थे। ठीक है, बढ़िया ये लोग खेती करते थे, खूब फलों से लदे हुए पेड़ थे इनके पास। अब पति चला गया है, अब सोचो इस तरह से जो इनकी जो संपत्ति है, तो देखा है हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो भेड़ियों की तरह हमें देखने लगते हैं। तो वही हालत यहाँ पर भक्तिन की हो रही है। उसके जो जेठ जिथौत हैं वो सोच रहे हैं कि भाई कैसे भी करके, है ना, इस इसका जो जमीन जायदाद है, ये भी चीजें वो हमारे कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, तो वो भक्तिन का सिंपल यही था कहना कि भाई ये सब उसकी मेहनत के फल है। ठीक है, और शायद यहाँ पर एक चीज और भी है कि ये लोग ये चाहते थे कि भक्तिन कहीं शादी कर लेवे, ऐसा कुछ है, दूसरा विवाह कर लेवे, ऐसा कुछ होगा। तो पर भक्तिन का मानना यही था कि वो अपने जीवन को अपने अनुसार अब जीने वाली है। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों के उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों के समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। ठीक है, तो पहले तो उसने एकदम ये चीज फाइनल कर दी कि चाहे जो भी हो, ससुर हो, अजिया ससुर हो, है ना, फजिया ससुर हो, कोई भी हो, वो एक नोक पर भी जमीन जायदाद वो देने वाली नहीं है। ठीक है, ओके। फिर भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया
और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा छेद आरंभ हुआ। अब ये तीसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, मतलब इसके जीवन का थर्ड स्टेज शुरू हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में वही जो शादी ब्याह हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि पति के सपोर्ट से उसने घर भर छोड़ दिया, अलग रहने लगी। फिर पत्नी, जो पति है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और फिर ये अपनी जमीन जायदाद के लिए लड़ जाती है, किसी को कुछ नहीं देने वाली है। ये सब उसके सेकंड लाइफ के सेकंड स्टेज में ये सब हो रहा है। और लाइफ का जो थर्ड स्टेज है उसमें उसने क्या किया है कि अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए उसने क्या किया, अपनी जितनी बच्चियां थी उनकी शादी कर दी। उसमें से बड़ी लड़की थी, उसका जो पति था, है ना, उसको उसने दामाद के रूप में घर जमाई बना लिया, ठीक है। बड़े बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इससे क्या हो कि भाई संपत्ति की सुरक्षा होती रहे। ओके, अब भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। ओके, यानी बड़ी लड़की अब ये यहाँ पर विधवा हो गई है, जिसके पति को इसने घर जमाई बनाया था, है ना। अब भैयो, है ना, भैयऊ से पार न पा सकने वाले जेठो और काकी को परायस्त करने के लिए कटिबद्ध जेठो ने आशा की एक किरण देख पाई, ठीक है। अब ये जो हमारे घर के रिश्तेदार लोग होते हैं, जब इस तरह से कोई विधवा स्त्री हमारे परिवार में दिखती है तो इन लोगों की नज़र एकदम सियार जैसी हो जाती है। खाने के लिए दौड़ने लगते हैं कि चाहे से हमसे विवाह हो जावे तो ये फिर इसको हम ही देखने लगेंगे। विधवा बहन के गठबंधन ओके, विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, ठीक है। देखो अब ये जो जेठौत था वो अपने साले को बुला लाया, क्योंकि उसका जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया है। अब ये उसको फंसाने की कोशिश करेगा शायद, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, तथा यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खून मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, और मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति के पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे, ठीक है। तो वही ये जो बड़ी बेटी है इससे मतलब शादी हो जाए, ऐसा लोग तरह तरह के सोचने लगे थे, क्योंकि अगर उससे शादी हो जाएगी तो वो जो भक्तिन की सारी संपत्ति है वो किसकी हो जाएगी, उसी व्यक्ति की हो जाएगी। इसलिए सब एकदम उपाय कर रहे हैं कि भाई कैसे करके इससे शादी हो जाए। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। हाथ में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो या जो दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है, ठीक है। तो वही है कि भाई जो भी था, है ना, पति परमेश्वर जो बनना चाहता था वो घुस जाता है वो जो बड़ी लड़की उसके कमरे में, ठीक है। और बाद में जब पकड़ते हैं गांव वाले तो दिखता है कि दोनों हैं, साथ में हैं, ठीक है। तो एक कह रहा है वो जो घुस गया था वो कह रहा है कि मेरे को इसने बुलाया था, और वो जो बड़ी बेटी है वो उसके गाल पे जो उसने, है ना, अपनी 5 उंगलियों से कुछ लिख दिया है ना, वो चीज ये दिखा रही है कि भाई उसने बुलाया ही नहीं है। अगर उसने बुलाया होता तो ये 5 उंगलियां क्यों छिप जाती उसके गाल पर। तो फिर पंच जो हैं वो बाद में पंचायत करते हैं, अंत में ये निष्कर्ष निकलता है कि भाई ये कलयुग का खेल है और कलयुग को मिटाने के लिए हमें इस जो फैसला है इसके पक्ष में देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो दोनों फिर जैसे तैसे उसके साथ ही कर देते हैं। अपमानित बालिका ने ओट काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने अग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता था और बेटी बेहोश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाल हुए गाय ढोर खेती बारी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे,
अंत में एक बार लगान ना पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः उस दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। ठीक है, तो इन लोगों का जीवन इतना बेकार होता चला गया कि जब एक टाइम पर ये लोग इतना कमाते थे, इनकी हर खेती में बहुत कुछ होता था इतना, परंतु अभी स्थिति ऐसी हो गई कि ये जो लगान भी नहीं निकाल पा रहे थे, जो खेती पर जो टैक्स दिया जाता था वो तक ये लोग निकाल नहीं पा रहे थे। तो फिर एक बार जो जमींदार होता है वो इनको भक्तिन को सजा देता है धूप में खड़े रहने की, तो उससे वो अपमानित महसूस करती है। फिर वो एक दिन ये सब चीज छोड़कर शहर की तरफ कमाने के लिए आ जाती है। ठीक है, तो ये इसके जीवन का थर्ड स्टेज चल रहा है। ठीक है, भक्तिन की वेशभूषा में ग्रस्त और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने उत्तर में उसने ऊपर के होठ सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात है ना? रोटी बनाए जाने थे, दाल रांध लेते हैं, साग भाजी छौंक सकते हैं, और बाकी का रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुलित धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह, ठीक है, तो पहले जब अब जब वो शहर आ गई है तो डायरेक्ट उसने महादेवी वर्मा जी से ही जाकर मुलाकात ली है ना? और वो आई थी तो एकदम वैरागी का सम्मिश्रण हो, इस तरह से उसने कपड़े पहन रखे थे। और जब महादेवी पूछती है कि तुमको खाना वाना आता है बनाना, तो जवाब इस तरह देते कि ये सब कोई बड़ी बातें नहीं है, सब चीज़ मुझे आती हैं, है ना? और दिन की शुरुआत उसने जो की थी वो भाई सूर्य देवता को नमन करते हुए की थी। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत हाँ, जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। ठीक है, अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ, और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छुपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेखिका है वो ये बता रही है कि भक्तिन जैसा व्यक्ति को उन्होंने काम दे दिया है, और ये इसके जिस तरह के तेवर दिख रहे हैं, जिस तरह की इसकी मतलब इसका जो बिहेवियर दिख रहा है उनको, वो यह है कि उनकी भाषा में कहे तो टेढ़ी खीर है। वो इसके साथ किस तरह से जिएंगी, है ना, कैसे आगे आगे चल के उनका जीवन रहेगा, इसको लेकर वो थोड़ा सा असमंजस में पड़ गई है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्म तुष्टि से अपलवित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और गहरी काली सिद्दीदार 4 रोटियां रखकर उससे उससे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, ये क्या बनाया है, तब वह हो रही हतबुद्धि हो रही। ठीक है, तो भाई अभी भक्ति ने खाना बनाया है मस्त, है ना? 4 रोटियां हैं, एकदम काली चित्तीदार 4 रोटियां, ठीक है, और उसमें भी गाढ़ी दाल। ठीक है, इस तरह का खाना परोसा है। लेखिका बोलती है क्या परोस दिया है, तो वो अजीब सा रिस्पॉन्स देती है। अब रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, पर अच्छी है। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो आमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई कटरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कला बत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फुहड़ नहीं। उसके ससुर अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। ठीक है, तो
वो कहती है कि भाई है ना, ये जो रोटियां हैं वो थोड़ा उसने ज़्यादा सेकने के चक्कर में इस तरह से थोड़ी सी कड़क हो गई हैं, है ना, और तरकारी अच्छी है। और पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम है, और तरकारी भी उसने शायद बनाई होगी, है ना, पर वो बोलती है कि जब दाल बनी है तो फिर उसका क्या काम है। और जो भक्तिन है उसको दूध घी अच्छा नहीं लगता है ना। और जब खाना वाना वो परोसती थी, है ना, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी हैं, वो मतलब खुद वो क्या करती थी, भक्तिन क्या करती थी खाना परोसते टाइम पर, है ना, वो किस किस तरह की हरकतें करती थी, उस चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताना चाह रही हैं वो, कि कभी कभी वो है ना आमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीसने लेने का भी बोलती थी, और या फिर कभी कभी गुड़ दे देती थी कि उससे खाकर भी हम है ना चला सकते हैं काम। और एक चीज और ये बता रही है कि जो भक्तिन है वो कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं थी, उसके सास ससुर ने, उसके माता पिता ने उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से कुशलता के साथ पाला है ना, उसके प्रमाण पत्र उसके पास हैं। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण, रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची, और नया सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। ओके, अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने बोला कि दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, ये महादेवी वर्मा जी का है, वो दूध और घी उनको पसंद नहीं था, और वो इस पैराग्राफ में क्लियर हुआ, क्योंकि ये पैराग्राफ पढ़ के मुझे खुद क्लियर नहीं हो रहा था ये महादेवी वर्मा जी खुद के बारे में बोल रही हैं कि उसके बारे में बोल रही हैं। ठीक है, पर यहाँ क्लियर हो गया। तो यहाँ जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, वो बोलती हैं कि ये जो भक्ति ने वो जिस तरह का लेक्चर झाड़ती थी, है ना, अपने चीजों को लेकर, है ना, तो वो महादेवी वर्मा जी को मीठा खाने से भी मतलब दिक्कत थी, है ना, और बिना वो गुड़ खाए, बिना घी खाए, जैसे तैसे, है ना, रूखी दाल के अंदर मोटी मोटी रोटी को डालकर, है ना, ठाठ से अपने अनुसारी पहुंच जाती थी, और वहां पे पढ़ती थी ये न्याय सूत्र। ठीक है, पढ़ते पढ़ते, न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते उनको देहात जीवन के इस अंतर पर विचार करती थी वो, शहर और देहात जीवन के अंतर पर वो विचार करती थी। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वस्थ और परिवार वालों के चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही हो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छुपाने लगी, सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। अब जब इस तरह भक्तिन आई तो भक्तिन की वजह से खाने पीने में इतनी प्रॉब्लम होने लगी, तो महादेवी वर्मा जी ने अपने खाने की अलग ही व्यवस्था की। ठीक है, उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, परिवार वाले कंप्लेन कर रहे थे, तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों का उपचार किया। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव भी ऐसा बन चुका है कि दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो लेखिका बोल रही है कि भक्तिन एक ऐसी व्यक्ति थी जो दूसरे को बदलना चाहती है। ठीक है, वो भी अपने अनुसार उस दूसरे को बदलना चाहती है, परंतु स्वयं वो बदलना नहीं चाहती है, जो कि यहाँ पर लेखिका के साथ हुआ ना। वो जिस तरह का खाना पीना करती थी, है ना, भक्तिन, उसने वैसा ही लेखिका को भी करने के लिए बोला। ठीक है, इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है, आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। तो यहाँ पे लेखिका ये कहना चाह रही है कि अब लेखिका को भक्ति ने देहाती बना दिया, परंतु जो भक्तिन स्वयं है वो शहर की थोड़ी भी नहीं हुई। और एग्जाम्पल में लेखिका ने यहाँ पर ये बताया कि कैसे वो गांव के अंदर जो तरह तरह की चीजें खाई जाती हैं, कि ये चीज वो चीज, है ना, फलानी चीज, वो सबका एग्जाम्पल देके वो यहाँ पर समझा रही है कि किस तरह से वो दिखाती थी, है ना, खुद बताते हुए, है ना, क्रियात्मक रूप से वो बताती थी, सिखाती थी कि ये सब चीजें देखो गांव की कितनी अच्छी होती हैं। पर यहाँ पर का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं को धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी, है ना, देती है मुझे। उसने अपनी भाषा के अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वह आए के स्थान पर जी कहने की शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। ठीक है, तो
यहाँ पर लेखिका ये बोल रही है कि उसने शहर में आकर अपनी तो कितनी सारी चीजें, गांव की जो देहाती चीजें हैं वो मुझे खाना सिखा दी, परंतु यहाँ का रसगुल्ला तक उसके मुंह में नहीं गया। ठीक है। और खुद जब से आई है तब से उसने एक है ना ढंग से साफ साड़ी ढंग से पहनना नहीं सीखा, परंतु मेरे खुद के जो अच्छे साफ सुथरे कपड़े होते हैं उनमें भी सिलवटें भर देती है। और है ना, और उसने भक्ति ने खुद की भाषा की पता नहीं कितनी दंत कथाएं लेखिका को सुना दी हैं, कंठस्थ करा दी हैं, परंतु स्वयं जो है वो है ना किसी को पुकारने पर है ना ए की जगह जी बोल लेना चाहिए, ये लेखिका उसको सिखाना चाहती थी, परंतु वो स्वयं इसमें से एक भी चीजें नहीं करती है। ठीक है। बस कोई कोई पुकारता है तो ए कर ली करती है, वो ए आए जो भी होता है जो हमारा देहाती भाषा में हम बोलते हैं वो बोलती है वो। अब भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसके दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है भक्तिन के गुण और दुर्गुणों के बारे में चर्चा होने वाली है, तो देखते हैं क्या है। तो लेखिका का यहाँ पर विचार ये है कि वो अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि वो दुर्गुणों से भी मतलब उसके अंदर दुर्गुण भी बहुत सारे भरे हुए हैं, कमी नहीं है उसकी। तो मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते, यह रहस्य भी भक्ति जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपए जो इधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, ये क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो मैं वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते हैं? ठीक है। तो यहाँ पर एक उदाहरण लेखिका ने ये बताया है कि जो भक्तिन है वो इधर उधर जो भी लेखिका के पैसे गिरे पड़े मिलते थे वो तुरंत पता नहीं अचानक वो भक्तिन के जो भंडार घर था वहां पर पहुंच जाते थे। ठीक है। और भक्तिन से जब लेखिका पूछती थी कि ये पैसा कहाँ से आया, फिर ये जो गिर गया था मिला क्या, है ना, या फिर लेखिका कभी खुद पूछ लें कि ये पैसा कहाँ से आया, ये तो चोरी का पैसा हुआ, तो इसके बदले में जो भक्ति ने वो तर्क ये देती थी कि अपने ही घर में ये जो पैसा है उसको मैं अगर सुरक्षित रख देती हूँ या फिर मुझे मिल जाता है तो इसमें चोरी थोड़ी ना हुई है। ठीक है। इसको चोरी नहीं कहेंगे, ऐसा उसका मतलब। वो कुछ गलत करती थी ना तो उसके बदले में जो तर्क देती थी वो तर्क बहुत अजीब होते थे, वो ये कहना है यहाँ पर लेखिका का। शास्त्र का प्रश्न भी भक्ति ने अभी अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती, मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है, कुतूहलवश में पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। ठीक है। कौन सा शास्त्र का यह रहस्य सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था, अतः मैं हारकर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ाकर्म और बृहस्पतिवार हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उत्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। ठीक है। तो यहाँ पर एक और उदाहरण ये शास्त्र को लेकर लेखिका बोल रही है कि जो लेखिका है उनको है ना स्त्रियों का सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है। और भक्ति ये शायद करती होगी, तो वो लेखिका बोलती है कि तुम ये क्यों करते हो, तो वो बदले में करके देती है कि शास्त्रों में लिखा है। ठीक है। और जब लेखिका पूछती है कि कौन से शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है, तो वो बोलती ये है कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। ठीक है। तो वही जो व्यक्ति तीर्थ जाता है उसको अगर वहां पर मुड़ा अपना सर मुड़ा लेता है तो वो सिद्ध हो जाता है, सिद्ध पुरुष हो जाता है, ऐसा वो एक बोल देती है कि ये शास्त्र में लिखा हुआ है। तो फिर लेखिका ऐसे व्यक्ति से ज्यादा तर्क वितर्क करती नहीं है, जैसे तैसे चुपचाप सहते हुए मौन ही कर लेती है खुद को। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वाले से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया था, भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरा सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वायुवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी जो भक्ति ने वो किस तरह का तर्क दे रही है, यहाँ पे लेखिका ये बोल रही है कि वो जो भक्ति ने है वो पढ़ी लिखी नहीं है, इस चीज का भी वो कैसे अपने
अभिमान के रूप में यूज कर लेती है, उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। और उदाहरण इस तरह से समझाया है लेखिका ने कि एक बार उन्होंने अपने जो उनका घर था वहाँ पर एक नियम बना दिया कि जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं उन्हें हस्ताक्षर करना पड़ेगा, जैसे नहीं आता है उसे फिर पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने जैसा काम वक्त से हो नहीं सकता था, ठीक है ना। तो वो तर्क इस तरह से देती है कि हमारी मालकिन पूरे दिन रात दिन किताबों के बीच में पढ़ती रहती हैं, है ना। अगर हम भी पढ़ने लगे तो फिर घर गृहस्थी कौन देखेगा। अब सोचिए किस तरह का तर्क है। अब यहाँ पर हमें क्या लगेगा, ये जो भक्तिन जो काम कर रही है और जो लेखिका काम कर रही है वो एक ही लेवल का काम है। तो पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी की हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है, ठीक है। तो मतलब सोचो, अब यहाँ पर वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है भक्तिन, परंतु उसको इतना अधिकार मिल गया कि वो जो लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, देख काम कर रहे हैं, तो उन पे वो टीका टिप्पणी कर लेती थी, ठीक है। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक होती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तो भक्तिन सबसे कहती, भूमि वो बिचरुआ तो रात दिन काम माँ झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाई लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्था प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमरबेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर लेखिका एक और चीज ये बता रही है कि ये जो भक्ति हैं ये कभी कभी किस तरह से थोड़ा बहुत ओवर एक्टिंग करना या फिर थोड़ा सा है ना कि देखो मैं कितना काम करती हूँ, ये दिखाने के लिए वो उदाहरण से उदाहरण ये है इसका यहाँ पर इस चैप्टर में कि लेखिका एक बार जब वो कुछ काम कर रही थी, है ना, उत्तर पुस्तिका को चेक करना या फिर चित्रों में कुछ व्यस्त थी वो, तो ये जो भक्तिन है वो सबको जाकर ये कहती है कि चलो, है ना, लेखिका इस तरह का काम कर रही है, चलो सब हाथ बटा लो। और सब जानते हैं कि इस तरह के कामों में हाथ नहीं बटाया जाता है ना। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती, कभी उत्तर पुस्तिका को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग को प्याली धोकर, कभी चटाई के आंचल से झाड़कर। वो जैसी सहायता पहुंचाती है उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वो जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप दे देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक को प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से छिपा आलोक। वह सुने, मैं इसे एक बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर वो सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसके दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त में जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वही देकर भूख का कष्ट सहने देती, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में है ना लेखिका ये कह रही है कि भक्तिन एक ऐसी व्यक्ति थी जो है ना काम को दिखाना ज्यादा जानती थी, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण के साथ ये चीज ऐसे बताई गई है कि लेखिका जब भी कोई काम कर रही होती थी तो अब वो काम ऐसा है कि उसमें भक्तिन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पर फिर भी भक्तिन क्या करती थी, वो उन्हीं के आसपास ही बैठती थी, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करती रहती थी, ठीक है। कोई भी छोटा मोटा काम, कि भाई कोई पुस्तकें अगर वो पुस्तकों का काम हो रहा है तो कहीं उनको उठा के इधर उधर रख दिया, चित्रों का काम है तो उसके चित्र के रंग की जो प्यालियां होती है उसको धोकर रख दिया, जो भी काम हो सकता है, ठीक है। और ये इस तरह के काम वो करती क्यों थी, इसके पीछे का कारण लेखिका यहाँ पे ये बोल रही है कि इससे वो ये मतलब महसूस करती थी कि वो जो काम लेखिका खुद कर रही है वो जब सफल होगा तो उसके अंदर उस सफलता के पीछे, उस काम की सफलता के पीछे भक्तिन का भी हाथ है। ये उसको एक एक है ना गर्व मतलब करने का अवसर प्रदान करता था। कोई पुस्तक अगर लेखिका की प्रकाशित होती थी तो उसे ये लगता था कि इस पुस्तक को बनाने में भक्तिन का भी योगदान रहा है। वो जब उन पुस्तकों को देखती थी तो ऐसे देखती थी जैसे उसे वो अपने सहायता का अंश देख रही है कि उसने कहाँ पर यहाँ पर मदद की थी।
दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त है ना, मेरी हिरनी सोना तख्त के पैतान फर्श पर बैठकर पगुल करना बंद करिए। कुत्ता बसंत। वो यहाँ पर है ना कुछ देखो, जो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं वो प्राणी प्रेम, उनके उनके बहुत सारे और भी है ना। कुत्ता बसंत, छोटी बच्चिया, इस कुत्ते का नाम है बसंत। हाँ, तो मैं बता ही रहा था कि उनके बहुत सारे जो लेख हैं, संस्मरण हैं, वो प्राणियों पे भी लिखे हैं। जैसे भक्तिन है, ऐसे ही इनकी हिरनी, कुत्ता बसंत, इन सब पे इन्होंने संस्मरण लेख लिखे हैं। तो इसमें जिक्र हुआ है, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। छोटी बच्ची, ओके। कुत्ता वसंत छोटी बच्चियों पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। और बिल्ली, बिल्ली गोदली है ना, बिल्ली का नाम है गोदली। ओके। मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है, पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली ना छोड़ने के विचार में कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकोचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्ति प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँगती भी नहीं है, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सियारने रख रेख की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो वो दूसरी फाइल टटोलती है। ठीक है, तो मतलब लेखिका इस वाले पैराग्राफ में ये बताना चाह रही है कि सब जब रात को सो जाते हैं, छात्रावास की रोशनी बुझ जाती है, सारे उनके जो प्राणी है वो शांति से चुपचाप सोने के लिए चले जाते हैं, तब वो भक्ति ही एक अकेली वो है जो साइड में बिछौना बिछाकर वहाँ शांति से लेखिका की मदद करती थी। ठीक है, अगर लेखिका सो रही हैं तो उन्हें जगाने का प्रयास करेगी। लेखिका अगर लिख रही हैं तो स्याही खत्म हो जाएगी तो वो ला के दे देगी। कागज खत्म हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा कागज दे देगी। तो हर तरह का काम वो उनके काम करते दौरान वो करने का प्रयास करती है। तो देखो, भक्तिन अच्छी है या बुरी है वो इसलिए कह रही है, ना वो अच्छी है ना वो बुरी है, सब गुण उसके अंदर भरे हुए हैं। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जगना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है, और गोदली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। ठीक है, तो भले जो हमारी लेखिका जी हैं कितना भी लेट सों, पर सुबह जल्दी उठ ही जाती हैं, और उससे पहले भक्तिन उठ जाती है। क्योंकि जो लेखिका के जो प्राणी हैं है ना, हिरण का नाम है सोना, कुत्ते का नाम है बसंत, उसको सुबह भाई हल्का होने जाना होता है। और जो उनकी बिल्ली है गोदली, उसको चिड़ियों की आवाज आने लगती है तो वो उससे उड़ जाती है। तो इन सबका ध्यान रखना होता है भक्तिन को। मेरी भ्रमण की मेरी भ्रमण की भी एक एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कभी भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। ठीक है, तो लेखिका जहाँ भी घूमने जाती थी, गांव, पहाड़ है ना, मंदिर, कोई भी जाना हो, वहां पर जो हमारी जो ये हैं भक्तिन, वो हमेशा साथ ही रहती थी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। धूल युद्ध युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती, रुपया भेज देती, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकारना होगा। ठीक है, तो जब युद्ध का माहौल आता है, जब ये जिस टाइम पे ये लोग थे जिंदा थे, तो उस टाइम पे शायद युद्ध की कोई परिस्थिति बनी होगी, तो उस टाइम पे इनके बच्चे जो है भक्तिन के वो बुलाने आते, पर वो जाते ही नहीं है, क्योंकि उसे लेखिका के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद था। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवा कर उस पर अपना कम्बल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हड़ियों में सजोकर रख देगी, और कागज पत्रों को छीके
में यथाविधि एकत्र कर देगी। ठीक है, मतलब वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भक्तिन कैसे लेखिका को अपने गांव चलने के लिए कहे, चलो आप गांव में ही मेरे साथ रहना, मैं वहां पर तुम्हारे हर चीज की व्यवस्था कर दूंगी, मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पंचीभूत होते होते पर्वतकार बन चुके थे, परंतु उस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो भाई लेखिका भक्तिन के साथ उसके गांव न जाए, इसके पीछे एक तर्क ये देती है कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब यहाँ पर भक्तिन जो कि कंजूस थी, जो पैसे को छुपाती थी या फिर जो भी करती थी, ये ऐसा हमें लगता है या फिर ऐसा लेखिका मानती थी कि पैसे को लेकर तो भक्तिन बहुत थोड़ा अलग थी। परंतु यहाँ पर भक्तिन जब ये बताती है कि मेरे पास इतना पैसा गड़ा रखा है, हम उसकी सहायता से आराम से जीवन बिता लेंगे और युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो वापस से शहर में आ जाएंगे, तो ये विचार ने लेखिका के मन के अंदर भक्तिन की वो धारणा तोड़ दी कि भक्तिन ऐसी थी। ठीक है, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लेखिका ये कहना चाह रही है कि जो भक्तिन है वो उनके जीवन में जब आई थी तो जिस तरह भी रही, उसके साथ जितने भी खट्टे मीठे पल रहे हों, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, फिर भी वो उनके लिए सेवक नहीं थी और वो खुद भी उनके लिए स्वामी भी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि दोनों का संबंध बहुत था। और उदाहरण वो ऐसे देकर समझाती हैं कि लेखिका के जीवन में बहुत से ऐसे टाइम आए जब वो हटा सकती थी, है ना, हटाना चाहिए था भक्तिन को, पर उन्होंने हटाया नहीं। और भक्तिन के जीवन में भी ऐसे कई बार पल आए कि लेखिका ने बहुत बार बोला कि तुम चले जाओ, तो मैं हमें हटा रही हूँ, परंतु वो हंसकर ये सब चीजों को टाल देती थी। ओके, वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसे उसी प्रकार का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन में घिरे हुए हैं। ठीक है, तो कई बार हमारे जीवन में कुछ लोग चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वो बस इसलिए आते हैं कि हमारा जीवन एक नया आकार ले सके। ठीक है, परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह सहानुभूति की आभा उठती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहरी खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के सामान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्ति ने अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाकर छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। यहाँ पर लेखिका उनके जो छात्रावास में, जो हॉस्टल में गर्ल्स रहती थी, उनके साथ उनका क्या व्यवहार रहता था, ठीक है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ लग नहीं रहा है मुझे। अब हम आगे देखते हैं स्टोरी में क्या चल रहा है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी ये भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की यात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। ठीक है, तो मतलब जो लेखिका हैं, उनके जो साहित्य बंधु थे, जो लेखक मित्र थे, उनके साथ भी भक्तिन के ठीक ठाक परिचय हो गया था। ठीक है, मतलब उनके साथ भक्तिन अच्छा खासा मतलब जान पहचान रखती थी। जो उनके दोस्त थे लेखिका के, वो भी उन्हें जानते थे, ठीक है, भक्तिन को, और भक्तिन भी उन्हें जानती थी। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण रखती और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कभी कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल
अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती, काऊ कविता लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। तब वो कुछो करियो धरियो ना, बस गली गली गौत बजौत फिरियो। ठीक है, तो मतलब किसी के लंबे चौड़े बाल देखकर वो पूछ लेते थे कि भाई कविता करना आता है। ठीक है, मतलब लेखिका ये कहना चाह रही है कि कोई कवि है, बड़ा कवि भी है, तो भी उससे किस तरह से बातें करना चाहिए ये भक्तिन को नहीं बताता। ठीक है, वो तो एकदम जो देहाती तरीका था उसी तरीके से बात करती थी। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहुल कलजुग रहा तोन रहा, अब प्रलय हो जाए उनका माई का बड़े लाड तक लड़े का चाहे कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बाबू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्ति की सहानुभूति एक रस मिलती। यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता। ठीक है, कारागार का अतिथि यानी यहाँ मैं समझ नहीं पाया, या फिर यहाँ पर यह होगा कि कोई व्यक्ति के जीवन में कोई अलग ही घटना घट गई हो, या फिर वो चला जाए। ठीक है, या फिर सच में कुछ कारागार में ही वो व्यक्ति चला जाए, तो जो एक माहौल रहता था, ठीक है, तो चाहे वो दुख का माहौल हो, चाहे सुख का माहौल हो, उन सब चीजों को जो भक्तिन थी बहुत अच्छे से सहानुभूति के साथ व्यक्त कर लेती थी, बांट लेती थी सबके बीच में। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। अच्छा, यहाँ पर वो कारागार है नहीं, वही है कि मान लो कोई लड़का है, उसने जीवन में कुछ ऐसा कर दिया कि वो चला जाए उनके अंदर, तो उसी उसी कारागार की बात है यहाँ पर। आगे के पैराग्राफ से क्लियर लग रहा है। भक्तिन के संस्कार ऐसे ही हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवारें दिखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्ध पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी अपनी के धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले, जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। और मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज बताई गई कि जो भक्तिन है वो जेल से, कारागार जो होता है उससे बहुत डरती है। कभी भी कहीं लंबी दीवार दिख जाए तो उसी से डर जाती है। तो इसी का फायदा उठा के लोग उसको इस चीज से चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी जो लेखिका है वो जेल जा सकती है। और लेखिका आगे एक चीज ये भी कह रही है कि जेल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई साथ नहीं जाता है। ठीक है, साथ में नहीं जाया जा सकता है वहां पे, परंतु जो भक्ति ने वो इस तरह की कुछ चीजें बता दी कि हम ये लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे। ठीक है, जिससे वहां पर जब हम जेल में जाए तो हमें तकलीफ ना हो। भला ऐसे अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहां नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी को माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये चीज बोली जा रही है कि यहाँ पर लिखे ये कह रही है कि है ना, जो नौकर है वो अगर अकेला कहीं मुक्त छूट गया, वो ज्यादा एक कष्ट भरा होगा नौकर के लिए। बल्कि अगर मालिक को भले अगर अकेले बंद कर दिया है, वो एक बार चल जाएगा, मालिक चला लेगा, परंतु जो नौकर है वो नहीं झेल पाता है। यहाँ पर भक्तिन की वही स्थिति बताई जा रही है कि भक्तिन जो है वो बिना लेखिका के जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगे। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। ठीक है, तो शायद यहाँ पर यही कुछ ऐसी चीजों के बारे में लेखिका कहना चाह रही है कि मान लो अगर जीवन का अंतिम समय आ गया या फिर कोई ऐसा क्षण आ गया कि जब अलग होना ही पड़ेगा, तब पता नहीं बेचारी भक्तिन किस तरह से जिएगी। तो चैप्टर फिनिश हो गया है। आशा करता हूँ कि चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है, आप अब अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आराम से कर पाओगे। जितना आसानी से मैं समझ सकता हूँ मैंने चैप्टर को समझाया है। मैंने भी अभी डायरेक्ट ही पढ़ा है और डायरेक्ट समझाया है, इससे पहले मैंने पढ़ा नहीं था। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें समझा दी हैं मैंने इसके अंदर। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो चैप्टर में आप कमेंट करना, मैं उनके आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं इस 12th क्लास की जो
अगला जो चैप्टर है उसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।